तो आई होप ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई में मैंने यही किया था कि सबसेट लेना पड़ता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट निकालनी है तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर को ले लोगे। ठीक है, जैसे ये स्पेनिश वाला सेट हो गया, और फिर फ्रेंच को जो है ना इसी के अंदर बनाओगे तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। तो ये जो टोटल होगा ये 80 हो गए। ठीक है, तो 80 स्टूडेंट्स ये हो गए, और फिर 100 में से 80 को माइनस किया तो 20 जो है वो वाई की वैल्यू आ गई, जो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट में हमेशा यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं कि हम जो है ना वो सबसेट वो जो है वो बना देते हैं छोटे वाले सेट को, और फिर जो है वो हम माइनस करके बड़ी वैल्यू को टोटल में से माइनस करके जो है ना वो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिसंबर 2004 का क्वेश्चन है। द फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन एज सिंपली एज पॉसिबल द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम गिवन है, थ्री सेट्स इसमें ए बी सी दिए हुए हैं, ए का पार्ट जो है ना वो शेड है। तो सिंस ए शेड है तो सबसे पहले मैंने जो है वो ए से स्टार्ट किया, मैंने ए लिख दिया कि ए जो है वो मेरा शेडेड पार्ट है। लेकिन ए कम्प्लीटली शेडेड नहीं है। अगर ए कम्प्लीटली शेडेड होता तो उसमें जो ये जो दो साइड्स थी, ये जो दो एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, ये भी शेडेड होते, लेकिन ये शेडेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए में से मैंने बी और सी को निकाल दिया है। तो बी और सी को मैं जो है वो सेट की फॉर्म में कैसे लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ बी लिखा, और की जगह पे मैंने यूनियन लिखा, क्योंकि बी और सी दोनों की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ यूनियन जो है वो सिंबल बनाया यूनियन का। और चूंकि मुझे इनको शेड नहीं करना, मैंने नॉट इनको हटा देना है, तो नॉट के लिए जो है ना मैं कॉम्प्लीमेंट का वर्ड यूज़ करता हूँ। तो और बीच में यहाँ साइन इंटरसेक्शन का आ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि हमें जो है वो बाहर का पार्ट जो है वो शेडेड नहीं नज़र आ रहा। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसका शेडेड पार्ट है। इसकी टेक्निक सिंपल है, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा पार्ट शेडेड है। तो हमारे पास इस वक्त ए जो सेट है वो शेडेड है, तो मैंने यहाँ ए लिख दिया। और फिर मैंने ये देखा कि क्या ए कम्प्लीटली शेडेड है, नहीं है, कम्प्लीटली शेडेड नहीं है, उसमें से बी और सी वाले पार्ट जो है वो निकाल दिए गए। तो फिर मैंने लिखा नॉट बी और सी। तो बी और सी का मतलब बी यूनियन सी, और नॉट का मतलब है कि मैंने जो है वो कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया, तो ये बन गया बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। और सिंस बाहर वाला पार्ट जो है वो शेडेड नहीं है, तो इसलिए मैंने इंटरसेक्शन का वर्ड यूज इंटरसेक्शन का सिंबल यूज किया। अगर ये बाहर वाला पार्ट शेड होता तो फिर मैं यूनियन यूज करता हूँ। तो ये जो है मेरे पास सेट नोटेशन आ गया। पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो कि दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स। और फिर हमारे पास एक और सेट है टी, जो कि सारे ट्राइंगल्स हैं, जिसमें ऑल ट्राइंगल्स। आर जो है वो ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, और क्यू जो है वो ऑल क्वाड्रिलेटरल्स है। तो पहले तो ये है कि थोड़ा सा इन सेट्स को समझते हैं कि व्हाट आर दीज। और देखो, पॉलीगॉन्स आपको समझ में आते हैं। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी हो गया, साइड्स, और गॉन्स का मतलब साइड हो गया। तो बेसिकली जो है ये थ्री साइड हो गए, और थ्री साइड से जितने भी बड़े सारे हमारे पास फिगर होते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नॉनागन, ये सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं। ठीक है, तो ये पूरी पॉलीगॉन फैमिली है। और इसमें ये होता है कि पॉलीगॉन्स के लिए जो है ना वो हमारे पास डेफिनेशन होती है कि वो क्लोज शेप होते हैं, और उनकी जो वो एजेस होती हैं वो शार्प एजेस होती हैं। तो सर्कल जो है ना वो हमारे पास पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन सर्कल से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं और हमारे पास जैसे ट्राइंगल आता है, तो ट्राइंगल इज पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल हो गया, और पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, नॉनागन, तो ये सारे के सारे जो है ना ये हमारे पॉलीगॉन्स हैं। और उसके बाद ट्राइंगल्स आपको पता है, थ्री साइडेड फिगर ट्राइंगल्स हो गए। आर रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन्स ऐसे पॉलीगॉन्स होते हैं जिनके इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर के सारे एंगल्स और उनकी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है, कॉर्डिलेटर्स आपको पता है, फोर साइडेड फिगर आर कॉल्ड कॉर्डिलेटर्स। इसमें स्क्वायर आ गया, पैरेललोग्राम, रोम्बस, और आपके पास ट्रेपीजियम आ गया, रेक्टेंगल आ गया। तो कॉर्डिलेटर्स में वो सारी फैमिली आ जाती है। आपसे कह रहा है कि ऐड द सेट क्यू टू द वेन डायग्राम। आपको क्यू सेट जो है वो वेन डायग्राम में ऐड करना है इन द आंसर स्पेस बिलो। और यहाँ जो आंसर स्पेस दी हुई है उसमें हमारे पास टी बना हुआ है, मतलब ट्राइंगल्स का जो है वो एक इसने सर्कल बनाया हुआ है, और एक आर का सर्कल बनाया हुआ है। आर इज फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स, और ये उन दोनों के दरमियान कुछ कॉमन बता रहा है। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल्स में इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें इंटीरियर एंगल्स और साइड जो है वो सारी बराबर होती हैं। तो वो कॉमन पार्ट आ गया। हमें जो है वो क्यू बनाना है और क्वाड्रिलेटरल्स का, तो अब हमें ये देखना है कि क्या क्वाड्रिलेटरल्स का ट्राइंगल्स के साथ कोई रिलेशन है। तो ट्राइंगल्स तो थ्री साइडेड फिगर होते हैं, क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर होते हैं, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है जो हम क्यू सेट बनाने वाले हैं वो टी से टच नहीं होगा। ठीक है, बट व्हाट अबाउट आर? आर के लिए क्या है? आर है रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हैं? तो स्क्वायर है, तो डेफिनेटली स्क्वायर है। और स्क्वायर के अलावा फिर कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं फिर यहाँ एक जो है वो छोटा सा सेट क्यू बना दूंगा। ये मेरा सेट क्यू हो गया। इसको मैंने सिर्फ आर से टच किया, टी से नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें और टी में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन आर में जो है वो इसमें और आर में जो है, क्यू और आर में थोड़ा सा एरिया कॉमन है।
तो इसलिए मैंने जो है वो उसको यहाँ बना दिया। साइज इसका छोटा इसलिए बनाया क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और मेरे पास क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो कम है, तो इसीलिए मैंने जो है वो उसका सेट छोटा कर दिया। ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट सी में मुझसे कह रहा है कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है x such that s is an integer and the range of the integer lies between 3 to 11। इसका मतलब है कि मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सारे 3 से लेके 11 तक नंबर्स हैं, तो मैं सारे लिख लेता हूँ। 3 मैंने लिख लिया, 4 हो गया, उसके बाद मेरे पास 5 हो गया, एंड देन आई हैव 6, और फिर 7 हो गया मेरे पास, और 8 भी आ गया मेरे पास, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया, और 11 भी आ गया। 11 इसलिए आ गया क्योंकि 11 इंक्लूडेड है, तो मेरे पास 3 से लेके 11 तक के सारे नंबर्स जो है वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट बन गए। अब मेरे पास जो फर्स्ट सेट है वो है फैक्टर ऑफ 12। एफ इज अ सेट इन विच एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 का मतलब है कि 12 किस किस के टेबल में आता है, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। 3 के टेबल में आता है 12, और फिर मेरे पास 4 के टेबल में भी 12 आता है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 6 के टेबल में 12 आता है, 7 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा, 9 में नहीं आ रहा, 10 में नहीं आ रहा, और 11 में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको क्लोज कर लिया। और उसके बाद जो लास्ट सेट है वो मुझसे कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। अब आप सोच रहे होगे कि सर ऑड नंबर तो बहुत सारे हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते, तो इसी वजह से उसने हमें यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट में हमें हमें पता होता है कि भाई हमारा जो यूनिवर्स है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो 3 से लेके 11 तक जो है वो हमारा यूनिवर्स है। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑड नंबर्स का सेट होगा वो भी 3 से लेके 11 तक ही होगा। तो 3 आ जाएगा इसमें ऑड नंबर, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, और इसमें 9 आ जाएगा, और 11 आ जाएगा। ये सारे ऑड नंबर्स आ गए। और उसके बाद हमसे कह रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट्स, और कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एफ यूनियन ओ होल कॉम्प्लीमेंट। तो मैं पहले काम ये कर लेता हूँ कि एफ यूनियन ओ निकाल लेता हूँ। यूनियन का मतलब आपको पता है, कंबाइन बोथ एंड इन सच अ वे दैट नो वन शुड बी लेफ्ट आउट एंड नो वन शुड बी रिपीटेड। तो एफ यूनियन ओ जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ और ओ को जो है वो मुझे जो है वो उनका यूनियन निकालना है। एफ ये रहा, ओ ये रहा, तो 3 है तो 3 एक बार आ जाएगा। ये इसको कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 है, 4 अब जो है वो एफ में है 4, तो 4 आएगा लाजमी। एक बार भी कोई आ जाए ना और हमें यूनियन निकालना है तो वो फिर हमें डालना पड़ता है। तो 3 4 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, और 7 भी हो गया, उसके बाद 9 हो गया, और 11 हो गया। तो ये तो एफ यूनियन ओ के आ गए। 7 भी हो गया, 9 भी हो गया, और 11 भी हो गया। चूंकि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसके अलावा यूनिवर्सल में जो जो है। तो 3 4 5 6 7 9 11, तो 8 हमारे पास आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसके जो मेंबर्स है वो क्या आ गए, 8 आ गए। ठीक है, 9 यहाँ मौजूद है, उसके बाद 10 आ गया, और 11 यहाँ मौजूद है। तो हमारा एक नंबर का जो है वो ये पार्ट आ गया, इसका आंसर आ गया 8 और 10। सेकंड देखते हैं। सेकंड में मुझसे कह रहा है इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 20 हैं। P and S are set such that number of elements in set P are 7 and number of elements in set S are 16। और हमसे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P। इसके लिए फिर जो है वो वेन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम के साथ इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए मेरे पास जो है वो ये यूनिवर्सल सेट आ गया, और ये मेरे पास एक सेट आ गया P, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और उसके बाद मेरे पास एक और सेट आ गया एस, ये मेरे पास। अच्छा, कॉमन मैंने क्यों बनाया इनको, ओवरलैपिंग सेट इसलिए बनाया क्योंकि ये खुद मुझे बता रहा है कि भाई टोटल 20 है और पी जो है वो 7 है और एस 16 है। अब जब मैं 16 और 7 को एडअप करूंगा तो मेरे पास जो है वो 23 आएगा, और टोटल 20 है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है, और मुझे वही स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मतलब ये एक्स निकालना है मुझे। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया। तो अब चूंकि जो है वो मेरे पास ये सेट पी है एंड दिस इज सेट एस, और ये जो है मेरा यूनिवर्सल है, मैं इसको ई लिख देता हूँ। ये बाहर यूनिवर्सल का मतलब है ये जो उसको आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है ये यूनिवर्सल हो गया। तो अब पी जो है वो 7 है, तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था कॉमन एरिया को माइनस करना पड़ता है, और एस जो है वो 16 है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। और अभी मैंने ये देखा था कि जब मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द कॉमन, तो मुझे बाहर वाले को जीरो लेना पड़ता है। मतलब बाहर मैं अज्यूम करूंगा कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पी और एस का मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को एडअप करके इक्वल टू 20 कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक्स की जो है वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने बिल्कुल उसी तरह किया, मैंने 7 में से एक्स को माइनस किया,
और फिर मैंने प्लस एक्स किया एंड देन एड अप 16 माइनस एक्स। ये बेसिकली मेरे पास एक्स है, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी x लिख दिया 16 माइनस एक्स, और यहाँ भी, और मैंने इक्वल कर दिया इसको 20 के। और फिर मेरे पास ये हुआ कि x जो है वो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला x और ये वाला x। और जब मैंने 17 और ये किया तो ये दिस इज 23, और 23 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20 हो गया। और फिर मैंने x को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया और 20 को यहाँ भेज दिया, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 3। इसका मतलब है जो मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है p इंटरसेक्शन s की, वो 3 आ रही है। ठीक है, तो ये हमेशा इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे जब भी हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी होती है, लीस्ट वैल्यू निकालनी होती है कॉमन पार्ट की। तो हम अज्यूम करते हैं कि बाहर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सब के सब इधर अंदर होने चाहिए, तभी लीस्ट वैल्यू आएगी। और फिर मैं सबको ऐड अप करके इक्वल टू जो है वो टोटल कर लूंगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी एक्स की। और इस क्वेश्चन में जो एक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड आ रही है मिनिमम वैल्यू, दैट इज 3।